जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सत शर्मा ने संसद में अपने पहले भाषण में वंदे मातरम विधेयक का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने राष्ट्रीय गीत को सम्मानित करने के लिए पूरा साल समर्पित करने की पहल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को वंदे मातरम गाने के लिए गोलियां खानी पड़ी थी, लेकिन अब ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण है। सत शर्मा ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। कहा कि इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को गरिमा और न्याय मिला है। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे वंदे मातरम के 150वें वर्षगांठ समारोह पर बोलने का मौका दिया है। प्रधानमंत्री जी का भी आभार, जिन्होंने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर पूरे वर्ष तक चलने वाले समारोह की शुरुआत की है। वंदे मातरम का गीत, भारत माता की जय के नारे, ये सब हमारे जम्मू कश्मीर के साथ आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी रहे हैं। उपसभापति महोदय, पूरा भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन हमारी परिस्थितियां थी, ये विडंबना थी कि जम्मू कश्मीर का विलय जो था वो भारत के साथ 26 अक्टूबर को हुआ। हम लोगों ने विभाजन के इस दर्द को बुरी तरीके से झेला है। मैं देश के उस हिस्से से हूं जिसने 2 विधान भी देखे हैं, 2 निशान भी देखे हैं, और हमारे पूर्वजों ने तो 2 प्रधानमंत्री भी जो हैं वो देखे हैं। कारण यह था कि 17 अक्टूबर 1949 को जो भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को एक तोहफा दिया था, 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान, और आज समझ सकते हैं कि उसी लड़ाई को लड़ते हुए, वंदे मातरम के गीत गाते हुए जो लोग भी तिरंगा लेकर सड़कों के ऊपर निकलते थे, मैं 1952-53 की बात कर रहा हूं, उनके ऊपर गोलियां चला दी जाती थी, उनको मार दिया जाता था। जोड़ियां क्षेत्र से हमारे 7 लोगों को, सुंदरबनी से 3 लोगों को, हीरानगर से 2 लोगों को, रामबन से 3 लोगों को, और हीरानगर का बीकम दास जो था उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि मात्र 7 दिन उसकी शादी को हुए थे। गोली सिर्फ इसलिए मारी गई कि वो तिरंगा लेकर और वंदे मातरम गाते हुए जो था वो जा रहा था। माननीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कैसा वह समय, कैसा डरावना समय हमारे जम्मू कश्मीर ने देखा है। 23 जून 1953 को भी, हालांकि विपक्ष के बहुत कम लोग यहां पर बैठे हैं, लेकिन पक्ष के लोगों के ध्यान में होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत भी, इस देश में 2 विधान नहीं हो सकते, 2 प्रधान नहीं हो सकते, 2 निशान नहीं हो सकते, और उस महान शख्सियत ने जम्मू कश्मीर में यह लड़ाई लड़ते हुए अपनी शहादत दी थी। मैं आज उनको भी नमन करता हूं। लगभग 70 वर्ष की त्रासदी आजादी के बाद, जम्मू कश्मीर का भारत के साथ विलय होने के बाद हम लोगों ने देखी है, अत्याचार देखा है, आतंकवाद देखा है, अलगाववाद देखा है, और एक समय ऐसे भी आया कि जब देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 5 अगस्त 2019 को वो काला धब्बा जो हमें भेंट के रूप में, 370 के रूप में, 35A के रूप में हमें एक झुनझुने की तरह थमाया हुआ था, उसको हटाया गया, हम आजाद हुए। और 370 हटने के बाद, 35A हटने के बाद, माननीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इससे पहले हमारे कश्मीर के बच्चों के बस्तों में पत्थर होते थे, वो किताबें लेकर घर से नहीं जाते थे। हमारे यहां के गोरखा समाज को उनका हक नहीं था। हमारे यहां की बच्चियां अगर जम्मू के बाहर शादी उनकी हो जाती थी
तो जम्मू कश्मीर की प्रॉपर्टी से उनका हक छिन जाता था। वाल्मीकि समाज जो वहां पर एक सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते थे, उनको उनका हक नहीं था। वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो पाकिस्तान से उजड़कर जम्मू कश्मीर के इस खित्ते में बसे थे, उनको असेंबली में ना खड़े होने का हक था, ना उनको वोट डालने का हक था। ये सारे हक, और हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, और आप सब ने संसद में जिस तरीके से 2019 में 5 अगस्त 370 को हटाया, हम सबको जो है एक अच्छा वातावरण जो है वो मिला है। उपसभापति महोदय आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे वो मित्र नहीं हैं जिन्होंने ये विषय हम सबके सामने रखा। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि मात्र तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए, वंदे मातरम गीत गाते हुए ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही उस वक्त के लीडर थे। और शय किसकी थी? शय थी उस वक्त की सरकार के माध्यम से, उस वक्त के प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। अब सोचिए कितना तशद्दुद का वातावरण हम लोगों ने देखा है। मान्यवर, एक बड़े कार्य के रूप में देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत कार्य किए, इसमें कोई दो राय नहीं। जम्मू कश्मीर के लिए तो मैं गिनना चाहूं तो अनगिनत कार्य हैं जो हुए हैं। पूरे देश भर में भी अगर हम लोग गिने तो शायद दिन लग जाएंगे, लेकिन जो एक बड़ा कार्य उन्होंने आज हम सब के लिए किया है कि हमारी धरोहर, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पहचान वंदे मातरम को जो है चर्चा में लाया है। स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं, सिक्के जारी किए हैं। यह एक बहुत बड़ा कार्य है। इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञ हैं। माननीय उपसभापति महोदय, 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सर्वप्रथम इसकी रचना की थी। कोलोनाइज्ड राष्ट्र, उसको जागृत करने के आह्वान के रूप में इसकी रचना की गई थी। यह गीत तब राष्ट्रीय चेतना को आकार देने में सहायक भी रहा था। देश की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े होने के बावजूद कांग्रेस ने समय समय पर इसमें संशोधन किए। मैं 30 अक्टूबर 1937 टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कहती है, मेरे बहुत से मित्र कांग्रेस के तो इस सदन में नहीं है, लेकिन जो है वो सुने कि 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने साफ कहा कि पहले दो अंतरे गाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उनमें राष्ट्रीयता तथा एकता की भावना है। समिति ने सीधे तौर पर स्पष्ट रूप से कहा कि हम आगे के अंतरों में धार्मिक संदर्भ दिए गए हैं, दूसरे लोगों के लिए यह चिंता का विषय है, इसलिए राष्ट्रगीत के केवल 2 अंतरों का ही उपयोग किया जाए। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से अपने कांग्रेस के मित्रों को कि कौन थे ये लोग, कौन थे ये दूसरे लोग, कहां से आए थे, क्या चाहते थे वो? लेकिन ये कांग्रेस की मानसिकता थी, वो दूसरे लोग कोई नहीं थे। किसी के पास सोचने का भी समय नहीं था आजादी के बाद। अगर किसी के साथ सोचने का समय था तो उन लोगों के पास सोचने का समय था जो उस वक्त सत्ता में थे। 4 दिन के बाद, मैं ये इसलिए आपके माध्यम से इनके ध्यान में ला रहा हूं कि इनको पता होना चाहिए। बहुत कुछ इनके नेताओं ने कहा, लेकिन सुनने का मादा नहीं है तो वो चुप करके अपनी बात करके चलेगी। 4 दिन के बाद 3 नवंबर 1937 अमृत बधार पत्रिका शेख अब्दुल मजीद ने कार्य समिति के फैसले की आलोचना की। एक आम नागरिक, आम वहां का कार्यकर्ता, आम उनका मेंबर आलोचना करके कहता है कि वंदे मातरम के बदलाव की जगह उसे पूरी तरह से बदल देना चाहिए और उसकी जगह इकबाल के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसे सर्वमान्य गीत को जो है वो लेना चाहिए। मैं कांग्रेस के अपने दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि अल्लामा इकबाल कहां है? अल्लामा इकबाल क्या भारतवर्ष में रहे? अल्लामा इकबाल पाकिस्तान चले गए थे। और आपके माध्यम से मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि उस गीत के बारे में एक छोटा कार्यकर्ता जिसकी बोलने की कभी इतनी हिम्मत नहीं होती, अगर वो बोल रहा था तो किसी के इशारे के ऊपर बोल रहा था। कांग्रेस और उसके चाहने वाले सभी का मानना था कि इस गीत की भाषा तथा पृष्ठभूमि
आम भारतीयों से जुड़ी हुई नहीं है। इससे सांप्रदायिक संवेदनाएं भड़क सकती हैं। राष्ट्रगीत सरल तथा सबको जोड़ने वाला हिंदुस्तानी में होना चाहिए। आप सोचिए, ये मानसिकता लेकर कांग्रेस के लोग क्या करना चाहते। मोहम्मद अली जिन्ना का भी बयान, उन्होंने भी कांग्रेस को कोसा। आप सोचिए कि किस तरीके का एक वातावरण उस वक्त क्रिएट किया गया और दो स्ट्रेंजर्स के बीच में एक ऐसा हमारा ग्रंथ कह सकते हैं हम लोग। जब हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात हम लोग करते हैं, हमारी संस्कृति के साथ जुड़ी हुई पूरी की पूरी चीजों को कांग्रेस ने हमेशा से जो है वो खराब करने की कोशिश की। माननीय सभापति महोदय, 1875 में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो चुकी थी। 1857 के विद्रोह के बाद लोगों के मन में एक आशंका थी कि क्या हम लोग खड़े हो पाएंगे, क्योंकि परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी। 1000 ईस्वी में जब पूरा भारतवर्ष 1/3 विश्व की जीडीपी जो था वो रिप्रेजेंट करता था, लगभग चाइना के साथ हम लोग बराबर खड़े थे। उसके बाद मुगलों का शासन, उसके बाद लगातार से हमारे ऊपर आक्रमण, उसके बाद अंग्रेजों का जो शासन था, उस शासन के बाद भारतवर्ष की स्थिति ऐसी थी कि लोगों के मन में आशंका थी कि क्या कभी हम लोग खड़े हो पाएंगे। उसी समय बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस स्रोत की जो थी मानव स्थापना की थी। वंदे मातरम हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पहचान है। ऑनरेबल मेंबर, वंदे मातरम ये कहता है मान्यवर, पहली बार आपके पास 2 मिनट और है। नहीं मान्यवर, 15 मिनट पूरे करेंगे। 15 मिनट में अपनी बात करूं। आपके 10 मिनट दिए गए। देखिए मान्यवर, पहली बार बोल रहा हूं संसद में, आप भी पहली बार बोले होंगे, आपको 20 मिनट मिले होंगे। वो तो मैं कल चीफ विप साहब से बात करूंगा। पहली बार बोलने का भी मौका हमें पूरा नहीं मिलेगा। धन्यवाद आपका। वंदे मातरम हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पहचान है। वंदे मातरम ये कहता है कि भारत केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक विचार है और हमारी संस्कृति है जो सभी भारतीयों को एक सूत्र में पिरोती है। मान्यवर, आज वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का उत्सव देश की उस विरासत के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है। ये राष्ट्र के देशभक्तों के सम्मान के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। संग्रहालयों की स्थापना, शैक्षिक पाठ्यक्रमों में शामिल करना, प्रधानमंत्री जी के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के कार्यों को निरंतर संरक्षित और सम्मानित किया है। वंदे मातरम भारत की सच्ची देशभक्ति का धर्म है। 150वीं वर्षगांठ राष्ट्र को यह भी याद दिलाती है कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं था, बल्कि भारत के राष्ट्रीय और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को दिखाता है। सभापति महोदय, वंदे मातरम को जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था, उसे भी दमन का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने पूरे बंगाल में और स्कूलों में, कॉलेजों में सार्वजनिक गायन पर प्रतिबंध लगाने के लिए परिपत्र जो थे वो जारी किए। रंगपुर के छात्रों पर जुर्माना लगाया गया। बरिसाल में बेलगाम तथा जुलूस को कुचलने के लिए लाठीचार्ज जो था वो किया गया। उन स्थानों की मान्यता रद्द की जहां पर वंदे मातरम जो था वो गाया जाता था। उपसभापति महोदय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की रचना वंदे मातरम, उसके प्रत्येक भाव का एक गहन महत्व है। प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य मैं जरूर इसमें बोलना चाहूंगा। यद्यपि यह गीत औपनिवेशिक काल में रचा गया था, फिर भी इसके शब्द सदियों की गुलामी की छाया में कभी सीमित नहीं रहे। यह पराधीनता की समृद्धियों से मुक्त रहा, इसलिए वंदे मातरम आज भी हर युग में प्रासंगिक है। जब बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की थी, तब भारत उस स्वर्णिम युग से बहुत दूर जा चुका था। विदेशी आक्रमणों, लूटपाट, शोषणकारी औपनिवेशिक नीतियों ने देश को गरीबी और भुखमरी से ग्रस्त कर दिया था। इसलिए आज के संदर्भ में भारत के स्वर्णिम युग के पुनरुत्थान के लिए एक आह्वान के रूप में ये जो है वो कार्य कर सकता है। मान्यवर, मैं आपके ध्यान में ये कांग्रेस की नीतियां और कांग्रेस की सोच, थोड़ी देर पहले वो बंगाल के बारे में जिक्र कर रहे थे। वंदे मातरम हमेशा से विपक्ष की उपेक्षा का शिकार रहा है। मुत्ताहिदा मजलिस उलेमा इस्लामी धर्म समूह है, मान्यवर, जमाते इस्लामी राजनीतिक समूह है,
खुलेआम वंदे मातरम का विद्रोह करते रहे। और ये वजन राष्ट्र का प्रतीक है, गैर इस्लामी है और इसे हमने नहीं गाना है। आपके ध्यान में रहे, मान्यवर कांग्रेस ने केरल में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जो जमायत इस्लामी द्वारा सपोर्टेड थी उसके साथ गठबंधन किया था। आप सोचिए इनकी नीतियां क्या थी। कांग्रेस की नीतियां हमेशा से इस देश को जो थी बांटने में लगी रही। सत्ता में पाने के लिए अगर इस भारत का अगर विभाजन हुआ, एक बड़ा विभाजन हुआ, तो दो बड़े नेताओं को यही सोच थी कि हम लोगों को इस देश का प्रधानमंत्री बनना है। किसी को सोच थी कि मुझे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन देश हमारा कहां पहुंचा। और आप जब जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो मान्यवर मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर ने भी वो देखा है, और वो देखा है तो सिर्फ कांग्रेस की नीतियों के चलते, जिसमें कितने लोगों ने कितने दिन, और मैं कल देख रहा था कि कल एक महानुभाव कह रहे थे कि कितने सैकड़ों किलोमीटर दूर पार करने के बाद आतंकवादी आए हैं। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 2014 से थी, उससे पहले से भी आतंकवाद लगातार फैल रहा था। मैं मंत्री रहा, हम लोगों को डर होता था कि कब आतंकवादी हमारे घरों में घुस आएंगे। हालांकि वहां पर सिक्योरिटी रहती थी, लेकिन एक वातावरण जो वहां पर क्रिएट किया गया था वो ऐसा था कि जिसके चलते पूरा कश्मीर जो था वो दाएं से जो था वो त्रस्त था। माननीय सभापति महोदय, मैं बस थोड़ी सी बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ स्वदेशी के विचार को भी प्रतिध्वनित करती है। आत्मनिर्भर भारत बनने का जो सपना हम लेकर चल रहे हैं वो बिना स्वदेशी के संभव नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी खरीदने पर जोर दिया है ताकि घर का पैसा घर में, देश का पैसा देश में रहे। ये सब राष्ट्रीय विकास में जाएगा। और अंत में मैं यही कहूंगा कि मैं बिल का समर्थन करता हूं। दीनदयाल उपाध्याय जी का एक वाक्य करके बात करके कि उन्होंने कहा था कि लोक शक्ति का निर्माण करके स्वराज से सुराज बनाने की कल्पना, वो आज देश के प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ये संपन्न हो रहा है। हम लोग पुनः आपका भी और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि आज मुझे इस मेरे स्पीच में बोलने का आपने मौका दिया है। बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम। क्या आपने कभी ऐसी शॉपिंग का अनुभव किया है जहां सिर्फ खरीदारी करने से आपको बड़े बड़े तोहफे मिले? और ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं, बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज, टीवी और स्मार्टफोन जैसे शानदार उपहार हों। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कहां संभव है? जवाब है एराकॉट कंस्ट्रक्शन। एराकॉट सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं, बल्कि आपका वन स्टॉप हार्डवेयर और होम डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर साइज और डिजाइन की टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी। लेकिन एराकॉट केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता, बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में। और इस बार एराकॉट लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें एक टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें सिर्फ एराकॉट कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।